Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We were discussing some important results of linear algebra for BS students. In this lecture, we are going to discuss some other results. Let's take a start to our first result. A square matrix A is invertible if and only if A is non-singular. Sorry, it's a mistake. A is non-singular. That is, A is invertible if and only if determinant of A not equal to 0. हमारे पास इस रिजल्ट के अंदर जो चीज़ डिस्कस की जा रही है वो ये है कि आपके पास जब भी ए अगर कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो तो देन वही मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों से पहले भी एक चीज़ ये डिस्कस कर चुका हूँ कि इफ़ एंड ओनली इफ की जब भी कंडीशन आ जाए तो देन आप लोगों ने फर्स्ट ये चीज़ लेके चलना होता है और सेकंड प्रूव करनी होती है और सेकंड को लेके चलना होता है, फर्स्ट प्रूव करनी होती है। तो इस रिजल्ट में भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सपोज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, हम एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका ऑर्डर एन ले रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। आल्सो सपोज ए इज इनवर्टिबल, हम ये दो चीजें लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमने जो चीज प्रूव करनी है वो क्या होगी कि नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन सच दैट, अब आपके पास ये चीज़ अगर हम ए इन्वर्टिबल लेके चल रहे हैं, तो ए इन्वर्टिबल लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि ए का इन्वर्स एग्ज़िस्ट करेगा। देन देयर एग्ज़िस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक और स्क्वायर मैट्रिक्स बी एग्ज़िस्ट करेगा, जिसका जिसका ऑर्डर भी सेम ही एन होगा और बी और ए मिलके आपके पास आइडेंटिटी बनाएँगे, ठीक है? ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। नाउ टेक, इसमें हम एक कंडीशन ले लेते हैं, ए बी इक्वल टू आई, देन डिटर्मिनेंट ले लेना है सेकंड स्टेप में। और आप लोग जानते हैं कि जब भी दो मैट्रिसेस के ऊपर डिटर्मिनेंट आ जाए तो उनका डिटर्मिनेंट सेपरेट किया जा सकता है। ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल होता है। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग अगर 2/2 का मैट्रिक्स लेते हैं तो उसमें 1 0 0 1 होगा, उसका डिटर्मिनेंट लें तो 1 आता है। अगर 3 का लें तब भी 1 आता है। तो जो मर्ज़ी आप आई ले लें, आई आइडेंटिटी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये आगे मैंने रीज़न भी लिखी हुई है। और अब आपके पास ये इन दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 आ रहा है। इट्स मीन कि आपके पास ये चीज़ भी नॉन ज़ीरो की इक्वल है और बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो है, ठीक है। जब आपके पास ये अगर 0 होता है तो आप लोग क्या लिखते हैं कि या तो ये चीज़ 0 होगी या ये 0 होगी। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है तो इट्स मीन कि आपके पास ये दोनों जो है वो 0 नहीं होंगे। तो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, बी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो देन यू कैन से दैट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। एंड नाउ वी टेक द कन्वर्स ऑफ आवर रिजल्ट। सपोज ए इज नॉन सिंगुलर, अगर ए हम नॉन सिंगुलर लेके चल रहे हैं तो देन हमने क्या प्रूव करना है कि आपके पास जो ए मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। हमने वो चीज़ प्रूव करनी है। तो ए अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो की इक्वल है। अब जब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो की इक्वल हो तो इसका मतलब ये चीज़ होती है कि ए इंटू जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये तीनों स्टेटमेंट्स इक्वल होती हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास ये जो चीज़ है, ये आप लोग शायद 9th के अंदर 9th क्लास के अंदर ये 3 चीज़ें इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। जब आपके पास ए जो है नॉन ज़ीरो हो, ठीक है? उसमें ए स्पेसिफिकली आप कोई ए मैट्रिक्स लेके आप लोग ये तीनों चीज़ें ईज़िली प्रूव कर सकते हैं। तो ये जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो देन आप ये चीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो अब ऐसा करेंगे कि इन तीनों के नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड कर देंगे। ये जॉइंट ऑफ ए, इसके नीचे ए डिटर्मिनेंट ए डिवाइड कर दिया, इसके नीचे डिवाइड कर दिया और इसके नीचे डिवाइड कर दिया। तो ये तीनों के नीचे डिटर्मिनेंट ए डिवाइड कर दिया। आगे मैंने ये लिखा भी है कि बाय डिवाइडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप लोग जानते हैं ए इनवर्स होता है और ये भी ए इनवर्स होता है और ये डिटर्मिनेंट ए कैंसिल हो जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये चीज़ अब क्या बता रही है? ये चीज़ ये बता रही है कि अब आगे मैंने रीज़न लिखी हुई है कि ए इनवर्स इस चीज़ के इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ए इनवर्स रिप्लेस किया है। तो दिस इम्प्लाइज ए इज इन्वर्टिबल। जब भी आपके पास ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ए का एक इनवर्स हमें मिल गया है। तब हम इस ए को कह रहे हैं इन्वर्टिबल। जब भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाए तो उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये दिस इम्प्लाइज ए इज इन्वर्टिबल, यही हमने प्रूव करना था।
तो ये हम कन्वर्स भी प्रूव कर चुके हैं। तो दस ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो यही चीज़ हमारे पास प्रूव करनी थी। Now our second result is show that similar matrices having same eigen values। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपके पास दो सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो देन उनकी आइगन वैल्यूज भी सेम होती हैं। तो अब सिमिलर मैट्रिसेस कौन से होती हैं? सिमिलर मैट्रिसेस की ये समझ लीजिए डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेफिनेशन भी है, ठीक है? लेट द मैट्रिक्स ए बी सिमिलर टू बी। अगर ए बी के सिमिलर है देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी। तो तब हमें एक पी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा सच दैट कि जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये आप लोगों के पास सिमिलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन भी है, ठीक है? इसको डेफिनेशन में भी आपका जब आपके पास डेफिनेशन आए डिफाइन सिमिलर मैट्रिसेस तो देन आपने फिर ये सिमिलर मैट्रिसेस के लिए डेफिनेशन ये लिखनी होगी। मैट्रिक्स ए वो यहाँ से स्टार्ट करनी होगी, यहाँ से मैट्रिक्स ए से। मैट्रिक्स ए बी सिमिलर टू बी, ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस इफ देयर एग्जिस्ट। यहाँ पे फिर आपने देन की जगह इफ लगाना होगा अगर डेफिनेशन आप लोग लिख रहे हैं तो। इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी, अगर हमें एक पी मिलता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तब हम ए और बी को हम कहते हैं सिमिलर मैट्रिसेस। वो डेफिनेशन होगी। लेकिन अभी हम प्रूफ के अंदर ये चीज़ लेके चल रहे हैं तो इसलिए अब आप लोगों ने लेट करके चलना है। लेट द मैट्रिक्स ए बी सिमिलर टू बी देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट दिस। क्योंकि उसने प्रूफ के अंदर उसने खुद कहा हुआ है कि शो दैट सिमिलर मैट्रिसेस, वो सिमिलर मैट्रिसेस लेके चल रहा है और आगे हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि उसकी आइगन वैल्यूज सेम होती हैं। तो सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस लैम्डा आई इक्वल टू, अब बी की जगह आप लोग लिख सकते हैं पी इनवर्स ए पी। ये पी इनवर्स ए पी लिख लिया और इस आई की जगह हम लिख सकते हैं पी इनवर्स इंटू पी। ये आगे रीजन लिखी हुई है और इसमें आप पी इनवर्स इस तरफ लेफ्ट साइड से आप कॉमन ले लें और राइट साइड से आप पी कॉमन ले लें। तो ये जब पी आप कॉमन लेंगे, देखें पी इनवर्स पीछे से कॉमन आ गया, आगे से पी कॉमन आ गया, लेकिन लैम्डा को आपने इधर अकेले अंदर नहीं रखना है, इसके साथ आपने आई भी रखना है, ठीक है? आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखना है। क्योंकि जब भी आप मैट्रिसेस कॉमन ले रहे होते हैं तब आपके पास अगर कोई एक एलिमेंट बच रहा हो, लैम्डा तो एक एलिमेंट है ना, स्केलर एलिमेंट, तो उस जस्ट उसका एलिमेंट को नहीं लिखते, उस एलिमेंट के साथ फिर हम एक आइडेंटिटी एलिमेंट लिख देते हैं कि वो भी एक मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि इधर मैट्रिसेस की बात चल रही है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। अगर मैं इधर आई नहीं लिखता तो इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स में से ये एलिमेंट तो नहीं माइनस हो सकता ना, कभी आपने मैट्रिक्स में से कोई एलिमेंट माइनस किया है? तो इसलिए ये आपके पास आई आपने लिखना है, ठीक है? जब आप ये पी इनवर्स इधर पीछे से कॉमन ले रहे हैं और पी आगे से, तो पीछे तो लैम्डा ही बच जाता है, तो इसलिए लैम्डा के साथ आप लोगों ने आई लाज़मी लिखना है, क्योंकि इधर मैट्रिसेस की हम अलजेब्रा लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों के पास ये पी इनवर्स के ऊपर डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई के ऊपर और फिर पी के ऊपर, क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स है, पी इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, पी भी मैट्रिक्स है, तीनों मैट्रिक्स हैं, तीनों के ऊपर डिटर्मिनेंट सेपरेट कर लेंगे। और ये आगे मैंने रीज़न लिखी हुई है कि जब भी आपके पास 2 मैट्रिसेस हों तो उनके ऊपर डिटर्मिनेंट सेपरेट किया जा सकता है। तो ये आपके पास अब जब भी डिटर्मिनेंट्स हों तो डिटर्मिनेंट्स को आप आगे-पीछे लिख सकते हैं। तो इस पी डिटर्मिनेंट को मैं पी इनवर्स डिटर्मिनेंट के साथ लिख लूँगा और आगे रीज़न भी लिख रहा हूँ कि ये 2 डिटर्मिनेंट्स हों तो डिटर्मिनेंट्स आगे-पीछे लिखे जा सकते हैं। क्योंकि डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू होती है ना, एक सिंगल वैल्यू होती है। तो इसलिए हम आगे-पीछे लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इन दोनों का डिटर्मिनेंट आपके पास फिर जो है वो सेम हो जाएगा। जब अगर सेम है तो सेपरेट हो सकता है, तो फिर सेपरेट से सेम भी हो सकता है। तो ये पी इनवर्स पी आई हो जाएगा। आई का डिटर्मिनेंट हम जानते हैं 1 होता है, ये 1 आ जाएगा तो ए माइनस लैम्डा आई। तो पीछे क्या लेके चले थे? बी माइनस लैम्डा आई, ये इक्वल आ गया ए माइनस लैम्डा आई के। तो ये आपके पास ये स्टेटमेंट इक्वल आ गई है। तो इस चीज़ को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट के सिंबल को आप लोग डीईटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, अब आप लोग जानते हैं ये चीज़ तो कैरेक्टरिस्टिक पोलीनोमियल होता है ये, ठीक है? इससे हम आइगन वैल्यूज़ निकालते होते हैं। अब इस कैरेक्टरिस्टिक पोलीनोमियल की आइगन वैल्यूज़ और इस कैरेक्टरिस्टिक की आइगन वैल्यूज़ जो है वो सेम होगी। ज़ाहिर-सी बात है इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पोलीनोमियल सेम है, तो फिर इनकी आइगन वैल्यूज़ भी सेम होगी। तो नीचे ये देख लें, ये इसीलिए लिखा हुआ है, थस ए एंड बी हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पोलीनोमियल। इन दोनों की ए और बी की सेम कैरेक्टरिस्टिक पोलीनोमियल्स है। ये असल में कैरेक्टरिस्टिक पोलीनोमियल है बी की और ये कैरेक्टरिस्टिक पोलीनोमियल है ए की। तो इसलिए ये अगर दोनों इक्वल हैं तो देन दे हैव द सेम आइगन वैल्यूज़ एंड सो दे हैव सेम आइगन वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमारा ये रिज़ल्ट प्रूव हो जाता है। तो नीचे आप लोग कह सकते हैं हेंस सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम आइगन वैल्यूज़। ये रिज़ल्ट भी इम्पोर्टेंट था और ईज़ी है, इतना मुश्किल नहीं है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये आप लोगों को सिमिलर मैट्रिसेस की डेफिनिशन आनी चाहिए, ठीक है? सिमिलर मैट्रिसेस की डेफिनिशन के बाद आप लोगों ने यहाँ से लेके चलना है बी माइनस लैम्डा आई। अच्छा, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग बेशक ए माइनस लैम्डा आई से लेके चलें, जिस तरह आप लेके चलते हैं। अब ये बी माइनस लैम्डा आई इसलिए लेके चल रहा है कि हमारे पास बी की वैल्यू गिवन थी, ठीक है? अगर आप ए की वैल्यू रखते तो फिर आप लोग ए माइनस लैम्डा आई लेके चलते। अब ये बी की वैल्यू गिवन थी इसलिए बी माइनस लैम्डा आई लेके चल रहे हैं।
Now our third result is show that any linearly independent set of vectors of any finite dimensional vector space V can be extended to a basis for V. अच्छा, ये आपके पास होप सो कि आप लोगों को ऊपर मैंने रिजल्ट अच्छे से करवा दिए हैं, तो आप लोग ज़ाहिर सी बात है बीएस के अंदर आ चुके हैं, तो आप लोग मैथ्स तो आप लोगों को अच्छी भली आती होगी, मुझसे ज़्यादा आती होगी, तो आप लोग ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, तो ये मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Show that any linearly independent set of vectors of finite dimensional vector space V can be extended to a basis for V. मैं इसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो इजीली समझ आ जाएंगी। तो आपने एक वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लेके चलना है। इसमें आप लोगों को एक छोटी सी मिस्टेक बता दूं, ये आप लोगों के पास पेपर के अंदर ये एक छोटी सी मिस्टेक थी इसके अंदर कि शो दैट एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ एनी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। उसने लिखा हुआ था कि ऑफ वेक्टर्स ऑफ एनी वेक्टर स्पेस, ऑफ वेक्टर्स ऑफ एनी वेक्टर स्पेस। इधर फाइनाइट डायमेंशनल का वर्ड उसने यूज नहीं किया, तो ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आप लोगों के पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अंदर हम ये रिजल्ट होल्ड करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट वी इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब आपके पास एक वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इसमें आप लोगों के पास ये जो सेट है, इस सेट वी वन वी टू वी आर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी ले लिया है। देन वी हैव टू शो दैट, अब हमने ये शो करना है कि ये चीज, इस सेट को हम वी की बेसिस तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इस सेट को, इस सेट ऑफ वेक्टर्स को, ठीक है। तो केस वन हम लेके चलते हैं कि इफ वी वन वी टू वी आर स्पैन्स वी। अब देखें, किसी भी सेट को, किसी भी वेक्टर्स के सेट को बेसिस बनाने के लिए दो प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। एक तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और दूसरे नंबर पे आपके पास वो स्पैन करता हो वी को। अगर ये दो प्रॉपर्टीज इस सेट पे होल्ड कर रही हो, तो देन दैट सेट विल बी द बेसिस फॉर वी। तो इसमें एक चीज तो हमें गिवन है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो नाउ वी हैव टू जस्ट शो दैट दिस सेट इज द स्पैनिंग सेट, ठीक है। ये जस्ट हमने ये शो करना है कि ये एक स्पैनिंग सेट है वी के लिए। तो इसके लिए केस वन में हम लेके चलते हैं कि अगर यही आपके पास स्पैन कर रहा है वी को, तो देन इट इट सेल्फ फॉर्म्स अ बेसिस। तो फिर आपके पास यही सेट जो है वो वी के लिए बेसिस बना जाएगा, तो हमारा जो है वो प्रूव हो जाएगा, एंड देयर इज नथिंग टू प्रूव। तो केस टू के अंदर हम लेके चलते हैं कि अगर आपके पास ये जो सेट हमने लिया हुआ है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट वेक्टर्स का सेट जो लिया हुआ है, ये अगर आपके पास स्पैन नहीं कर रहा वी को, तो तब क्या होगा। इफ वी वन वी टू वी आर नॉट स्पैन्स वी, अगर ये वी को स्पैन नहीं कर रहा, तो फिर हमें इसमें कुछ वेक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे, उस टाइम तक ऐड करने पड़ेंगे जब तक वो वी को स्पैन नहीं करता। तो हम ऐसे ही कहते हैं कि लेट्स सपोज इसके अंदर कुछ वेक्टर्स हम ऐड कर देते हैं, जो सारे मिलके फिर वो स्पैनिंग सेट वी के लिए बन जाए। तो देन एस इज इक्वल टू वी वन वी टू वी आर तक था, तो वी आर में मैंने फर्दर कुछ इसमें वेक्टर्स ऐड कर दिए, वी आर प्लस वन, वी आर प्लस टू, अप टू सो ऑन वी एन तक। वी द मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी, वो शो एस इज द basis of V for which it is enough to prove that S spans V। इसके अंदर हमने ये चीज प्रूव करनी है कि ये S जो है ये स्पैन कर रहा है V को। तो किसी भी सेट को स्पैनिंग प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं वेक्टर स्पेस का, और उसको इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, जिस सेट के अंदर स्पैनिंग की फॉर्म में लिखना हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट V बिलोंग्स टू V, एक मैंने V का एक एलिमेंट ले लिया, बी एनी एलिमेंट। देन अब ये अगर मैंने V एक एलिमेंट ऐसा लिया है जो कि आपके पास इस S में से भी नहीं है, इससे भी कोई अगला एलिमेंट है, तो Vn से आगे एक V एलिमेंट है, तो उसको हम लिख लेते हैं T इज इक्वल टू V1 V2 Vn अप टू सो ऑन V, और ये एलिमेंट्स अब इसके डॉट्स के बीच में हो गए हैं, ठीक है। तो इज लीनियरली डिपेंडेंट, तो जाहिर सी बात है अगर ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इसका मतलब मैं इसके अंदर एक मजीद एक और एलिमेंट ऐड कर दूं ना, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि ये सेट जो है लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। तो देन देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n, अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। जब भी आपके पास एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो, तो देन हमें कुछ स्केलर एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना के इक्वल टू जीरो के इक्वल होते हैं, सच दैट इन सारों का लीनियर कॉम्बिनेशन से अल्फा 1 का V1 के साथ, अल्फा 2 का V2 के साथ, इसी तरह अल्फा n Vn इंटू प्लस अल्फा इंटू V इक्वल टू जीरो होगा।
वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने कहा था कि ये आपके पास ये एलिमेंट ऐड होने पे आपके पास ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो लीनियरली डिपेंडेंट में फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो हम इसका आखिरी स्केलर लेंगे ना, जो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएँगे, वो उसका 0 होना ज़रूरी नहीं होता। इसलिए इसके आगे लिखा हुआ वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट था। लेकिन ये जब ये एलिमेंट आया तो इसके लिए अल्फा जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, तो इसलिए ये अल्फा 0 नहीं होगा। बाकी जो अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक होंगे वो सारे 0 एलिमेंट होंगे। अब ये तो आपके पास अल्फ़ा तो 0 नहीं है, तो इसलिए आप अल्फ़ा v को आप प्लस हो रहा है उस तरफ जाके माइनस कर लें और ये v इसी तरफ रखें। माइनस अल्फ़ा को आप डिवाइड कर दें इधर सारों के साथ। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ लेफ्ट साइड पे आप सारों से डिवाइड कर दें। तो ये देखें इसने सारों के साथ डिवाइड कर दिया अल्फ़ा 1 के नीचे, अल्फ़ा 2 के नीचे, अल्फ़ा n के नीचे, सारों के नीचे डिवाइड कर दिया। तो एक चीज़ नोट करें कि v1 से लेकर vn एलिमेंट्स तक इसने जो है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया है और पीछे स्केलर कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n ही हो। इसमें स्केलर अल्फ़ा 1 ओवर माइनस अल्फ़ा हो सकता है, अल्फ़ा 2 ओवर माइनस अल्फ़ा। अब ये आप समझ लें बीटा 1, बीटा 2, बीटा n बन चुका है। तो एक v एलिमेंट मैंने लिया था वेक्टर स्पेस में से, वो आपके पास एक इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा गया है। तो इसका मतलब ये तो मैंने कोई जनरल एलिमेंट लिया था, तो इसका मतलब आपके पास वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट इस लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जस्ट उसमें स्केलर्स चेंज होते जाएँगे और वो आपके पास एलिमेंट्स जनरेट होते जाएँगे। तो सो आप कह सकते हैं कि वो जो S सेट था, वो आपके पास स्पैनिंग सेट बन गया। दिस इम्प्लाइज़ V इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2, Vn, हेंस S स्पैन्स V। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो S सेट लेके चल रहे थे, वो स्पैन कर गया V को। अगर वो V को स्पैन कर गया, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो वो पहले भी था और ऊपर से स्पैनिंग भी हो गया, तो ये 2 कंडीशंस उसके ऊपर होल्ड कर गई, तो व्हिच इज़ रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। तो वो आपके पास S जो है, वो असल में बेसिस बन गया। किसके लिए? V सेट के लिए। तो मैं इसमें फिर बता दूँ, ये थोड़ा-सा ये थ्योरम थोड़ा-सा जो है, वो इसमें टफ था। तो लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग इसको एक बार समझ के अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। और ये आप लोगों ने लाज़मी ये क्वेश्चन्स करने हैं। ये क्वेश्चन्स मैं पूछूँगा, ठीक है?